देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून से कई रूटों के लिए शुरू हुई हवाई सेवा। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन फेज 2 का शुभारंभ। सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दी सौगात। बीजेपी के दिल्ली में उत्तराखंड से 250 प्रतिनिधि लेंगे भाग। आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति पर दिल्ली बैठक में होगी चर्चा। पीएम मोदी और नड्डा भी करेंगे शिरकत। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान पर कांग्रेस का विरोध। गणेश जोशी के खिलाफ पुलिस में शिकायत कराई दर्ज। जोशी ने हल्द्वानी प्रकरण का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया था। बनभूलपुरा हिंसा में नैनीताल पुलिस की कार्रवाई जारी। अब तक 36 उपद्रवी गिरफ्तार। अतिक्रमण स्थल पर बनी नई पुलिस चौकी। 41 शस्त्र धारकों के निरस्त शस्त्र थाने में कराए गए जमा। और बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय। 12 मई को सुबह 6 बजे खोले जाएंगे कपाट। 25 अप्रैल को अभिषेक के लिए पिरोया जाएगा तिल का तेल। और अब खबरें विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली पर मुहर लगाई गई। इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसी की ड्रेस पुलिस आर्मी से अलग होने को लेकर भी फैसला लिया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि विधानसभा का सत्र देहरादून में ही होगा। तिथियों पर निर्णय लेने का अधिकार सीएम को दिया गया। वहीं ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में होगा। आबकारी नीति को भी मंजूरी मिल गई है। 4000 करोड़ के लक्ष्य को 4400 करोड़ किया गया। आठ फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए दंगे की जांच शासन के निर्देश पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को दी गई। ऐसे में इस पूरे मामले की जांच उनके द्वारा शुरू कर दी गई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि इस संबंध में प्रेस नोट भी जारी कर रहे हैं और उनके द्वारा मेल आईडी और फोन नंबर भी जारी किए जा रहे हैं ताकि इस घटना के संबंध में कोई भी व्यक्ति उनको साक्ष्य पेश कर सके जो कि जांच में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि वो अपने ऑफिस में भी साक्ष्य को देखेंगे। वहीं इस घटना से जुड़े तमाम अधिकारियों और घटना के दौरान मौजूद लोगों के बयान लिए जाएंगे। वो खुद घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे। घटना के हर पहलू को बारीकी से देखा जाएगा। जो 8 फरवरी की घटना है बनभूलपुरा थाने क्षेत्र में जो हुई है, इसकी जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है ये शासन ने आयुक्त कुमाऊं मंडल को सौंपी है और इसके तहत आज मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है कि इस संबंध में जो कोई जनसाधारण से या कहीं से भी कोई साक्ष्य इसके बारे में रखते हों या अपनी बात कहना चाहते हों या अपने बयान देना चाहते हों तो वो मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। ऑफिस आवर्स में मैं अवेलेबल रहूँगा। मैंने अपना ईमेल भी इसमें जारी किया है और लैंडलाइन का जो नंबर है वो भी जारी किया है। कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहता है पहले से ही वो अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ईमेल से कुछ भेजना चाहते हैं वो भी भेज सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं जो जिसके पास भी हो, किसी भी तरह का एविडेंस हो सकता है वो उसको दे सकते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के लिए हल्द्वानी पुलिस के द्वारा लगातार यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली सहित कई राज्यों में दबिश दी जा रही है। इसके साथ ही अब्दुल मलिक की प्रॉपर्टी को भी पुलिस चिन्हित कर रही है। 8 फरवरी बृहस्पतिवार को मलिक के बगीचे में अवैध मदरसे और नमाज स्थल को हटाने गई नगर निगम पुलिस और प्रशासन की टीम पर महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की थी। वहीं बुरके की आड़ में महिला दंगाइयों ने
महिला पुलिस कर्मियों पर जमकर पत्थरबाजी की, जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है, जिसे पुलिस बड़े सबूत के रूप में लेकर चल रही है। वहीं एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने बताया कि कुछ महिलाएं पुलिस कर्मियों पर पत्थर मारते हुए देखी जा रही हैं। ऐसी कई महिलाओं को पुलिस चिन्हित कर रही है। देखिए, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और चूँकि इसमें मलिक के साथ साथ कुछ बाकी लोग नामजद जो हैं वो भी अभी फरार हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए और बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने कोर्ट से वारंट प्राप्त कर लिए हैं। जल्दी ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी हम लोग करेंगे, और इसके लिए जो उनकी जो प्रॉपर्टियाँ उन सबको भी चिन्हित किया जाएगा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए उपद्रवियों द्वारा 8 फरवरी को पुलिस पर हमले हुए थे। इसके बाद पुलिस का उपद्रवियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इसको लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस सहित कई पार्टियों के लोगों ने हल्द्वानी की घटना में पुलिस द्वारा हो रही कार्रवाई के विरोध में राजधानी देहरादून के गांधी पार्क से घंटाघर तक शांति मार्च निकाला। शांति मार्च में शामिल लोगों ने इस घटना के लिए पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही निष्पक्ष जांच करने की मांग की। चाहते हैं जो दुखदाई घटना हुई है हल्द्वानी के अंदर, और प्रशासन की जानकारी के अनुसार 5 से 7 लोग उसमें मारे भी गए हैं। जिस घटना को ये बताया जा रहा है कि पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस वाले घायल हुए हैं, हमारा साफ तौर पर कहना है कोर्ट में मामला था, 14 तारीख लगी हुई थी, हड़बड़ी में और शाम के समय बिना किसी तैयारी के पुलिस और प्रशासन के लोग जाते हैं और ऐसे में प्रतिक्रिया होती है। और इतनी बड़ी घटना जो मेरे ख्याल से उत्तराखंड के इतिहास में अनूठी घटना है। देखिए, हल्द्वानी में जिस तरीके से घटना घटी और जिस तरीके से प्रशासनिक चूक हुई, निहत्ते पत्रकार हों, निहत्ते नगर निगम के कर्मचारी हों, निहत्ते पुलिस के जवान हों, सभी की जान को जो है खतरे में डालने का काम किया, और जो आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए थी, संविधान का जिस तरीके से वहां पर पालन होना चाहिए था, नियमों की जिस तरीके से रक्षा होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई और इतनी बड़ी घटना घट गई। ये प्रशासनिक फेल्योर है। वैलेंटाइंस डे पर रुड़की में एक शख्स ऐसा भी देखा गया जो जगह जगह दोनों हाथों में बड़ा बैनर लिए घूमता हुआ दिखाई दिया। उस शख्स के बैनर पर यही लिखा हुआ है कि वैलेंटाइंस डे मनाने के चक्कर में नौजवान ये मत भूल जाना कि आज ही के दिन हमारे 40 वीर सपूत शहीद हुए थे। ये युवा रुड़की में जगह जगह ये बैनर लेकर घूमता रहा, जिसे देखकर बहुत से लोग भावुक हो उठे। सुबह शाम तक इस युवक का यही हाल रहा, जिसे काफी लोगों ने सराहा भी। जो आज से कुछ साल पहले हमारे जो जवान शहीद हुए थे, 40 जवान शहीद हुए थे पुलवामा हमले में, जो कि आतंकवादियों ने धोखे से उन पर हमला किया था। तो मैं चाहता हूं कि समाज उन्हें ना भूले, अपने देश के शहीदों को याद रखे, क्योंकि उस समय किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई, तो किसी ने अपना पति खोया था। तो समाज 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे मनाता है। हम चाहते हैं कि उसे ब्लैक डे के रूप में मनाया जाए। समाज उनका बलिदान, योगदान ना भूले देश में। देहरादून में खुशी सिने वर्ल्ड के बैनर तले बन रही प्रोड्यूसर हरित अग्रवाल की फिल्म गढ़ कुमो का मुहूर्त शॉट किया गया। संयुक्त निदेशक सूचना कलम सिंह चौहान के द्वारा बिस्ट गांव स्थित एक रिजॉर्ट में आयोजन हुआ। मुख्य भूमिका में अभिनेता संजय सिलोड़ी और अभिनेत्री अंकिता परिहार है। फिल्म का छायांकन गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। फिल्म के लेखक और निर्देशक अनुज जोशी की ये फिल्म इस साल की दूसरी है। इस मौके पर सह निर्माता सुमित खरबंदा, अभिनेता अनिल शर्मा के साथ लाइन प्रोड्यूसर नितिन बंसल, मुख्य सहायक निर्देशक दीपक रावत और एडिटर विभोर सकलानी के साथ आर्ट डायरेक्टर अभिषेक मंडोला और सिनेमेटोग्राफर हरीश नेगी भी मौजूद रहे। हाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एयरपोर्ट की टर्मिनल भवन फेज 2 का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और डोईवाला विधायक ब्रिजभूषण गैरोला भी मौजूद रहे। देहरादून हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो गढ़वाल क्षेत्र और उत्तराखंड राज्य को कई लाभ पहुंचाने के लिए तैयार हो चुका है। तो आज जो ये टर्मिनल 2 का आज उद्घाटन हुआ है, इसके उद्घाटन होने से, इसके प्रारंभ होने से बहुत सारी जो हमारी सेवाएं हैं वो बहुत गुना, कम से कम 10 गुना सेवाओं में वृद्धि होने वाली है। लोगों की कैपेसिटी 10 गुना बढ़ गई है पहले की तुलना में। और यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए, पूरे देश दुनिया के आने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा काम होगा। और पिछले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद तेजी से हमारे राज्य के अंदर सभी सेवाएं बढ़ी हैं, सड़कों के क्षेत्र में, रेल सेवा के क्षेत्र में। ये पुराना टर्मिनल बिल्डिंग जैसा जो है हमारा 4 लाख कैपेसिटी का था, पर एनम कैपेसिटी जो होती है 4 लाख की थी, अभी जो है 47 लाख हो गई है और इसकी लागत आई है 486 करोड़ रुपये। और इसमें हमारे 48 चेक इन काउंटर्स हैं, एरो ब्रिजेज हैं, हमारी कन्वेयर बेल्ट जो हैं 4 हो गई हैं, तो हमारा 10 गुने से ज़्यादा क्षमता बढ़ गई है। और एक साल की जो कैपेसिटी 47 लाख हो गई है, तो ह्यूज बिल्डिंग बन गई है। तो ये अगले दशकों तक हमें जो है सुविधा ये मिलती रहेगी। आपको बता दें कि 15 मामलों पर धामी कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई। गृह विभाग में प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी को लेकर संशोधन हुआ। उनकी ड्रेस को लेकर फीस वापस नहीं होगी। सेवारत कार्मिकों को चिकित्सा प्रक्रिया में होने वाले खर्चे को लेकर फैसला लिया गया। टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए 50 मेधावी छात्रों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पंतनगर हवाई पट्टी के विस्तार को मंजूरी मिली। भाषा विभाग में 41 पद स्वीकृत। एक्सरे टेक्निकल के पदों को लेकर फैसला। वहीं प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म दी जाएगी। वन विभाग में योगदा आश्रम को 3 हेक्टेयर वन भूमि देने को मंजूरी। अब भारत सरकार को ये मामला जाएगा। वहीं उत्तराखंड में भी उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम शुरू की जाएगी। आयुष विभाग में 8 उच्चीकृत अस्पतालों में 82 पदों को स्वीकृति। वहीं विधानसभा सत्र देहरादून में ही होगा, गैरसैंण में नहीं होगा। आपको बता दें कि 15 मामलों में धामी कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई। इस दौरान कई बड़े फैसले कैबिनेट बैठक में लिए गए। भाजपा की दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय परिषद बैठक में उत्तराखंड से 250 पार्टी प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। 17-18 फरवरी को होने वाली बैठक में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति को लेकर सभी प्रदेश बूथ लेवल तक अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो है 17-18 फरवरी को दिल्ली में आहूत की गई है, और जिसमें देश भर के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी होते हैं, हमारे विधायकगण होते हैं, हमारे जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, एमपीज हैं, वो सब लोग उसमें बैठक में रहते हैं। पूरे देश भर से तमाम कार्यकर्ता वहाँ आने वाले हैं, और प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता वहाँ पे सत्र भी लेंगे। और आने वाले समय में हमको पता है कि कुछ दिनों बाद ही लोकसभा के चुनाव हैं। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को चंदा जुटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कड़ी मेहनत के बाद भी लक्ष्य पूरा न होने पर कांग्रेस उत्तराखंड में कुछ लाख रुपए ही जुटा पाई है। कांग्रेस के 138वें राष्ट्रीय स्थापना दिवस पर देशव्यापी अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से 138, 1380, 13800 या अधिकतम 1.38 लाख रुपए देने की अपील की गई थी, जिससे देश डोनेट फॉर देश अभियान की शुरुआत हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण में चंदा जोड़ा जा रहा है। वहीं दोनों अभियानों में अब तक उत्तराखंड से कांग्रेस महज 25 लाख रुपए ही जमा कर पाई है। डोनेट फॉर देश अभियान में अब तक कुल 13.8 लाख रुपए, डोनेट फॉर न्याय यात्रा में 11.99 लाख ही चंदा जुट पाया है। आम लोगों की तरफ से भी अभियान में अब तक विशेष सहयोग नहीं मिल पाया। इसके अलावा कई कॉल सेंटर्स भी चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड से अभियान के तहत सबसे बड़ा सहयोग विधायक हरीश धामी ने
1,40,000 का दिया है। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने अलग अलग 1,38,000 रुपए चंदा दिया। चंदा न मिलने से कांग्रेस की टेंशन झलक रही है, जिससे भाजपा का हौसला दोगुना हो गया है। से आपकी बात बिल्कुल सही है। जो उम्मीद थी, उम्मीद से हमसे कम मिला है। बहुत से लोग नहीं दे पाए हैं। कुछ का वेबसाइट डाउनलोड करने में भी दिक्कत हुई है, लेकिन दिया है, बहुत से लोगों ने दिया है। अभी वो गतिमान है। अभी न्याय में चंदा उसमें देने की बात हो रही है। बहुत से लोग दे रहे हैं। हम संपर्क कर रहे हैं लोगों से। हमें उम्मीद है कि इस महीने तक हम अपना टारगेट पूरा कर देंगे। कांग्रेस को जिन्होंने खड़ा किया था, जो लोग कांग्रेस के नाम से जाने जाते थे, आज वो सारे एक एक करके, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे उनके विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, तो सारे एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि भाई आज अपने नेतृत्व के प्रति, जो राष्ट्रीय नेतृत्व उनका है, उनके उस राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति किसी का भी विश्वास नहीं है और किसी को लगता नहीं है दूर दूर तक कि भाई कांग्रेस अब सरवाइव कर पाएगी। त्रिपुरा में अतिक्रमण स्थल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल यहां पुलिस थाना खोलने की घोषणा की थी और घोषणा के 24 घंटे के अंदर चौकी का उद्घाटन हो गया। हल्द्वानी हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मियों ने पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद अब सरकार कार्रवाई कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अवैध अतिक्रमण की जगह में थाना बनाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद आदेश का पालन करते हुए 24 घंटे के भीतर चौकी का निर्माण किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस पूरी घटना में सैकड़ों पुलिसकर्मी और एक थाना जला दिया गया। प्रदेश में शांति व्यवस्था और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए ये फैसला लिया गया था। जहां भाजपा नेताओं ने अपने नेतृत्व पर आत्मविश्वास दिखाया है, वहीं कांग्रेस भाजपा पर निशाना साधते हुए सरकार पर अपने फेलियर पर पर्दा डालने का आरोप लगा रही है। अपनी प्रशासनिक चूक को ढकने के लिए धामी जी के प्रयास मात्र दिखाई पड़ते हैं। आज़ादी के बाद से पहली दफ़ा उत्तराखंड में इतना शर्मसार करने वाली घटना ने अंजाम लिया और वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। सांप्रदायिकता का माहौल बनाने की कोशिश भरपूर की जा रही है, जबकि उत्तराखंड कभी भी कम्युनल नहीं रहा। उत्तराखंड में लोग एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। अलग अलग जाति, धर्म, पंथ, समुदाय के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, आपसी सौहार्द और प्रेमपूर्ण वातावरण में रहते हैं। उत्तराखंड राज्य में शांति व्यवस्था कायम रहे, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। और वनपुरा की जो घटना हुई वो पूरे प्रदेश में देखा है किस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग जो है वहाँ पे थाना बनाए, उस पर जो विवादित स्थल था वहाँ पर चौकी बनाई गई है। निश्चित रूप से वहाँ पर शांति व्यवस्था रह सके और हर चीज़ पर पैनी निगाह रहे। पुलिस वहाँ पर अपनी रेगुलर गश्तें कर रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से भेंट वार्ता करते हुए कहा कि विकास कार्यों के क्रियान्वयन और जन समस्याओं के निस्तारण के लिए मीडिया से मिलने वाले फीडबैक का पूरा महत्व दिया जाएगा और मीडिया के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर तत्काल संज्ञान लेकर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर बिष्ट ने कहा कि जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिकता से कार्य करने के साथ ही चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए माइक्रो प्लानिंग के साथ व्यवस्थाएं करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभागवार समीक्षा बैठक कर जिले में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति और चुनौतियों की पड़ताल की जा रही है, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन को तेजी से अमली जामा पहनाया जा सके। तैयारी होने लग गई है और इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के स्तर से लगातार रोज बैठकें ली जा रही है। उन बैठकों में जो भी हमें निर्देश मिलते हैं, हमें चुनाव के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी है, उसका हम लोग फॉलोअप यहाँ बैठकें लेते हैं और कोशिश करते हैं कि कहाँ पर हमारी कोई कमी है तो उसको पूरा किया जाए, चाहे वो मतदान केंद्र के बारे में हो या मतदाता सूची के बारे में हो या हमारे ईवीएम के बारे में हो या हमारे जितने पूरा कार्मिक डिप्लॉय किए जाते हैं उनकी तैनाती के बारे में हो। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय हो गई है। कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के
दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। अभिषेक के लिए 25 अप्रैल को नरेंद्रनगर के राजमहल में सुहागिन महिलाएं तिलों का तेल पिरोएंगी। बसंत पंचमी के पावन मौके पर राजपुरोहित कृष्ण प्रसाद उनियाल ने टिहरी के महाराजा मनुजेंद्र शाह की कुंडली और ग्रह नक्षत्रों की गणना कर तिथि तय की है। कि आज इस पवित्र पर्व पे, बसंत पंचमी के पर्व पे, श्री बद्रीनाथ जी के कपाट 12 मई 6 बजे सुबह खुलेंगे और गारू तेल का जो फंक्शन होता है वो 25 अप्रैल को होगा। बसंत पंचमी के अवसर पर जो पूर्व में टिहरी रियासत रहे हैं उनके जो महाराजा हैं उनकी जन्म कुंडली के आधार पर बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि निर्धारित की जाती है। इसी क्रम में आज बसंत पंचमी के अवसर पर महाराजा टिहरी मनुजेंद्र शाह जी की जन्म कुंडली के आधार पर जो राजपुरोहित हैं उन्होंने पंचांग गणना करके जो बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि तय की है वो 12 मई। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।